आज हम मौर्यों के शासन के बाद जिन जिन वंशों ने शासन किया उनके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश तक हमने पढ़ लिया था। आज शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। अतः इस काल को मौर्योत्तर काल कहा गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की 187 ईसा पूर्व में अपनी सेना का निरीक्षण करने के दौरान उसी के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने हत्या कर दी थी। इस प्रकार मौर्य शासन का अंत हो गया था और शुंग वंश की मगध के रूप में स्थापना हुई थी। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्यों की स्थापना करने लगे तथा दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार पूरा का पूरा मगध साम्राज्य जो पहले था अब बिखर गया था तथा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना। यह प्रथम ब्राह्मण वंश था जिसने मगध पर शासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है विदिशा को बनाया। अशोकावदान जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने बौद्ध विहारों को नष्ट किया, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बात सही नहीं है क्योंकि शुंग शासन काल में बौद्ध स्थापत्य सांची और बरहूत का विकास हुआ। इनका निर्माण कराया गया। सांची और बरहूत के स्तूपों का निर्माण इसी काल में कराया गया। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इन्होंने यमन आक्रमणों को रोका और ग्रीक राजा मेनांडर को पराजित किया तथा प्रसिद्ध विज्ञानी पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा पुष्यमित्र के समकालीन थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इनका पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी बना तथा कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था तथा कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था जिसकी हत्या उसके मंत्री शिमुख ने की और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना की। अब पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख था। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र क्षेत्र में था किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने किया। मतलब कि ब्राह्मणों को मुद्रा के दान देने के स्थान पर भूदान करने की प्रथा सातवाहन वंश से प्रारंभ हुई। नासिक और नानघाट शिलालेख सातवाहन राजाओं के शासनकाल और उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करते हैं। कार्ले चैत्यग्रह यह सातवाहन द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध चैत्य है तथा अमरावती स्तूप यह दक्षिण भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की। इसकी भाषा प्राकृत थी। गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया किंतु गौतमीपुत्र शतकर्णी ने उसे पराजित किया। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। इसका पता इस बात से चलता है कि नासिक के जोगल थम्बी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र शतकर्णी का नाम है। इन सिक्कों में यह दर्शाया गया है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी तलवार लेकर खड़ा है और राजा नहपान वो झुका हुआ था। इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। यज्ञश्री शतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। यज्ञश्री शतकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया
जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। तो इस प्रकार से हमने मौर्योत्तर वंश के बारे में पढ़ा। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।